तो पिछले दो क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा व्यू और मॉडल, बहुत डेप्थ में टाइप ऑफ मॉडल कौन कहाँ सा यूज होता है। तो थ्योरेटिकली व्यू और मॉडल समझ गए। आज का टॉपिक है कंट्रोलर्स, क्योंकि एमबीसी में सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर होता है। एमबीसी में सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। आज हम लोग देखेंगे कंट्रोलर क्या है, वो कितने टाइप का होता है, वो कैसे काम करता है, कंट्रोलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोलर होता क्या है। द कंट्रोलर इज अ सी शार्प क्लास दैट हैंडल यूजर रिक्वेस्ट। कंट्रोलर का मतलब क्या है? वो भी एक जैसा मॉडल एक सी शार्प का क्लास होता है। कंट्रोलर भी क्या होता है? सी शार्प का ही क्लास बनता है। और इसका काम क्या है कि जो भी यूजर से रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराना या करना। कम्युनिकेट विद द मॉडल, इसका एक काम क्या है कि मॉडल के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? सेलेक्ट एंड रिटर्न्स अ व्यू और जेसन इन वेब एपीआई कंट्रोलर एक्ट एज अ मिडिल लेयर बिटवीन यूआई एंड द मॉडल डेटा। सिंपल सा बात है कि जो तुम्हारा यूजर इंटरफेस है या मॉडल है उसके बीच में ये इंटरफेस मिडिल मैन की तरह काम करेगा। और इसका दो काम होगा, या तो अगर तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है तो रिक्वेस्ट लेगा मॉडल के हेल्प से, वो क्या करेगा? व्यू बनाएगा और व्यू बना के, या अगर मॉडल का यूज नहीं भी, डेटा नहीं भी है तो नॉर्मल व्यू बनाएगा और क्लाइंट को भेज देगा। अगर वेब एपीआई है तो वो रिक्वेस्ट लेगा, मॉडल के हेल्प से डेटा प्रिपेयर करेगा और डेटा को जेसन के फॉर्म में दे देगा। किसको? क्लाइंट को। कंट्रोलर को ब्रेन ऑफ द एमबीसी भी बोलते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग कहां पे होता है? इसी के थ्रू होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द एमबीसी बोलते हैं। इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? कंट्रोलर का मेन काम क्या होता है? तो एक्सेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जो भी तुम्हारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट आ रहा है उस रिक्वेस्ट को क्या करना? रिसीव करना। जरूरत पड़ेगा तो परफॉर्म वैलिडेशन, अगर यूजर से किसी भी तरह का डेटा आ रहा है तो उसको वैलिडेट करना। फिर अगर उसमें कोई डेटा का यूज हो रहा है, अगर मान लो जो रिक्वेस्ट आया उसमें किसी भी तरह का डेटा का यूज होना है, चाहे वो डेटा स्टोर हो रहा है या डेटा को क्लाइंट को भेजना है, अपडेट करना, डिलीट करना है, तो फिर वो मॉडल को कॉल करेगा जिसको सर्विस लेयर बोलते हैं, या फिर सर्विस लेयर को कॉल करेगा काम कराने के लिए। उसके बाद जब वो मॉडल से कंसल्ट कर लेगा, डेटा ले आएगा, उसके बाद वो किसको कंसल्ट करेगा? व्यू को कंसल्ट करेगा, डिसाइड विच व्यू और रिस्पॉन्स टू रिटर्न। फिर वो डिसाइड करेगा भाई जो भी रिक्वेस्ट आया उसके लिए कौन सा व्यू को कौन से व्यू को रिटर्न करना है या क्या रिस्पॉन्स देना, वो डिसाइड करता है। उसके बाद फाइनली क्या करता है? सेंड द डेटा व्यू यूजिंग मॉडल या व्यू मॉडल। फिर वो डेटा भेज देता है किसको? व्यू को। व्यू प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होकर कहां चला जाता है? यूजर के पास चला जाता है। यहां पे देखो बनाया हुआ कि यूजर व्यू यूआई के थ्रू क्या करेगा? व्यू के थ्रू ही रिक्वेस्ट करता है किसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर मॉडल को कॉल कराता है। डेटा मॉडल में डेटा कहां से आएगा? डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस से लेके मॉडल में डालेगा, फिर भेज देगा व्यू का, व्यू से किसके पास चला जाएगा? यूजर के पास। तो मेनली कंट्रोलर का काम क्या है? मैनेज करना पूरा का पूरा तुम्हारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का लाइफ साइकिल है, कि जो रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना, फिर जरूरत पड़ा तो मॉडल का यूज करना, जरूरत पड़ा तो व्यू को रिक्वेस्ट भेजना, फिर वहां से प्रोसेस करा के यूजर को फाइनली रिस्पांस भेज देने का काम क्या है? रिक्वेस्ट लेना, प्रोसेस करवाना और रिस्पांस भेजना। ये सारा काम किसका होता है? कंट्रोलर का होता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर अब देखा जाए तो अगर जनरली टाइप कितने तरह का कंट्रोलर होता है, तो जैसे हम लोग देखे थे कि व्यू बहुत तरह का होता है, मॉडल भी बहुत तरह का होता है, उस तरह से कंट्रोलर भी यहाँ पे बहुत टाइप का होता है, लेकिन बहुत नहीं, मेनली दो टाइप का होता है। वाइल ऑल कंट्रोलर सब द सेम बेसिक पर्पज, सबका काम वही है, रिक्वेस्ट लेना, प्रोसेस कराना और रिस्पॉन्स भेजना। लेकिन उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कैसे? तो वो क्या रिटर्न करता है उसके बेसिस पे। पहला होता है व्यू कंट्रोलर, जिसको स्टैंडर्ड एमबीसी एप्लीकेशन, जो हम लोग एमबीसी एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर जो कंट्रोलर होता है उसको हम लोग व्यू कंट्रोलर बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? व्यू जनरेट करना, रिक्वेस्ट लेना, प्रोसेस करना और यूजर को क्या भेजना? व्यू भेजना। और दूसरा होता है एपीआई कंट्रोलर, जो कि वेब एपीआई के अंदर यूज होता है। दीज आर यूज्ड फॉर रेस्टफुल सर्विसेज वेयर द गोल इज टू रिटर्न डेटा, ठीक है, रादर देन द वेब पेज। तो ऐसा कोई भी कंट्रोलर जो व्यू बना के यूजर को रिस्पॉन्स कर रहा है, रिक्वेस्ट तो दोनों लेगा, प्रोसेस दोनों करेगा, लेकिन एक जो व्यू होगा, एक जो कंट्रोलर होगा, वो व्यू बना के भेजेगा, मतलब एक वेब पेज जनरेट करके रेंडर करके अगर क्लाइंट को भेज रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यू कंट्रोलर बोलते हैं। और ऐसा डेटा कंट्रोलर आया, कुछ बोल रहे हो क्या रजनीकांत? हाँ, अच्छा अच्छा, वो तो फिर गायब हो गया लगता है।
संतोष और रियाज भी आज ज्वाइन नहीं किया है। वो कितने देर से वेट कर रहा था? 1 मिनट। ये लेट कर देता ना, प्रॉब्लम यही है। अभी आया। अब जब पता है क्लास, अब इसमें होता क्या कि क्लास स्टार्ट हो जाता ना तो दिखता नहीं है। संतोष ज्वाइन किया? कर लिया। प्रॉब्लम ये होता है ना संतोष, 9 बजे मतलब 9 बजे मेरा क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो पढ़ाने के बाद जो अब हम बोल रहे हैं, वो छोटा सा नोटिफिकेशन आता है आवाज़, वो आवाज़ मेरे कान तक पहुंचता नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं मेरा ही आवाज़ मेरे कान में इको करते रहता है। हाँ, तो संतोष नेक्स्ट डे से 1 मिनट पहले 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे ज्वाइन हो जाओ, तो 1-2 मिनट तो ऐसे भी लगता है सारा सेटअप करने। लेट होने से फिर तुम लटक जाते हो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि कंट्रोलर 2 तरह का होता है। ऐसा कंट्रोलर जो क्या करता है, व्यू रिटर्न करता है, उसको व्यू कंट्रोलर बोलते हैं। और ऐसा कंट्रोलर जो कि वेब एपीआई में यूज होता है, जो कि रिक्वेस्ट तो लेता है, डेटा प्रिपेयर करेगा, लेकिन उसको व्यू में डाल के ना भेज के डायरेक्टली डेटा को जेसन या एक्सएमएल फॉर्म के फॉर्म में भेज देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एपीआई कंट्रोलर। अब नॉर्मल व्यू कंट्रोलर जब भी बनाते हैं तो उसके लिए क्लास बनेगा, और वो क्लास किस क्लास को इनहेरिट करता है? कंट्रोलर क्लास। ये पूछा जाता है आपसे कि जो तुम्हारा कंट्रोलर होता है उसका बेस क्लास कौन होता है, तो आपको ये पूछना है कि विच टाइप ऑफ कंट्रोलर के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो बोलता है व्यू कंट्रोलर या नॉर्मल कंट्रोलर या स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोलता है, तो वहां पे तुमको बोलना है कि उसका बेस क्लास कौन होता है? कंट्रोलर क्लास। और अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं, एपीआई का जो कंट्रोलर होता है उसका क्लास किस, उसका क्लास कौन, उसका बेस क्लास कौन होता है, वो किस क्लास को इनहेरिट करता है? तो वो करता है कंट्रोलर बेस क्लास को। जनरली जो तुम्हारा व्यू कंट्रोल होता है वो क्या रिटर्न करता है? तो वो आई एक्शन रिजल्ट मतलब व्यू रिटर्न करता है। जबकि तुम्हारा ये क्या रिटर्न करता है? जनरली एक्शन रिजल्ट, और यहाँ टी मतलब होता है टाइप। टाइप का मतलब हो गया जैसे तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट तुम रिटर्न करा रहे हो, मान लो कि जो भी मॉडल का ऑब्जेक्ट का रिटर्न करा रहे हो, वो टाइप यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, या फिर ओके, या तो रिस्पॉन्स कोड भेजेगा। जब हम लोग वेब एपीआई पढ़ेंगे तो ओके देखेंगे क्या होगा, तो वो एक्शन रिजल्ट टी टाइप या फिर ओके रिटर्न करता है। इसका यूज केस क्या है, ये कहां यूज होता है? तो ब्लॉग हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, जहां पे व्यू पे काम हो रहा है, जहां पे व्यू दिखता है यूजर को, वहां पे इसका यूज होता है। जबकि इसका यूज कहां पे होता है? तो मोबाइल ऐप का बैकएंड या वेब एप्लीकेशन का बैकएंड या सिंगल पेज एप्लीकेशन से रिएक्ट एंगुलर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे लोग क्या करता है कि बैकएंड को किस में रखता है? तुम्हारा वेब एपीआई के थ्रू। ये 2 तरह का कंट्रोलर हम लोग बना सकते हैं। अब एक और भी बहुत जगह इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल ऑफ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे वो काम करता है? तो सबसे पहले क्या होता है? टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क अंडर द हुड, फॉलो द स्टेप्स। यहां पे क्या है देखो, रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्या है? रिक्वेस्ट होता है। द यूजर एंटर अ यूआरएल। कोई भी यूजर अपने ब्राउजर से क्या करेगा? कोई यूआरएल को हिट करता है, चाहे वो पेज के अंदर लिंक है या कोई बटन है, या हो सकता है कि डायरेक्टली वो यूआरएल एड्रेस बार में जाके यूआरएल को हिट करता है। तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? राउटिंग एंड मिडिलवेयर। पहले वो जाएगा मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर कौन सा होता है? तुम्हारा puram.cs जो भी है, वहां पे जाके उसका राउटिंग होता है कि भाई देखता है किस कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट आया है, तो वहां से क्या होता है? उस कंट्रोलर का को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहां देखो क्या किया जा रहा है कि राउटिंग, द मिडिलवेयर आइडेंटिफाई विच कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड दैट मैच द यूआरएल। तो बोला कि जो भी यहां से क्या दिया गया है, देखो यूजर रिक्वेस्ट किया किसको? प्रोडक्ट का डिटेल को, और यहां से वन एज अ डेटा भेज दिया उसको, तो वो पहले जाएगा किसके पास? मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर देखेगा कि मेरे पास वो कंट्रोलर और वो एक्शन मेथड, कंट्रोल के अंदर वो एक्शन मेथड है या नहीं है। अगर है तो वो क्या करता है? कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट करता है। इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंट्रोलर होता है वो बहुत सारे एक्सटर्नल डेटा पे डिपेंड करता है। तो मिडिलवेयर में क्या होता है? मिडिलवेयर के थ्रू कंट्रोलर को बहुत सारा डेटा इंजेक्ट किया जाता है। तो इंस्टेंसिएशन में क्या होता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड सर्विसेज, द न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। तो सबसे पहले क्या होगा? जैसी रिक्वेस्ट जाएगा किसी कंट्रोलर के लिए, तो कंट्रोलर क्या है? एक क्लास है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनाते समय मिडिलवेयर क्या करेगा? उसमें जो जो सर्विस इंजेक्ट करना, वो इंजेक्ट कैसे होता है आगे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर हम लोग का है। तो वहां पे इंजेक्ट करना होगा, और वो फिर इंजेक्ट करके उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। एक बार जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसी भी क्लास का, ठीक है, तो राउटिंग के बाद इंस्टेंशिएट हुआ। इसमें क्या होता है? तो ASP.NET Core क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ कंट्रोलर क्लास। जैसे रिक्वेस्ट आएगा, कंट्रोलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कहां पे? सर्वर के ऊपर। और उसके बाद जब कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ओप्स में आप लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो फिर आपका ASP.NET ही क्या करेगा? जो भी एक्शन मेथड के लिए रिक्वेस्ट आया है, जैसे अगर इसमें देखो किसके लिए रिक्वेस्ट आया था? डिटेल्स के लिए,
तो प्रोडक्ट नाम का तुम्हारा कंट्रोलर होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका डिटेल्स नाम का एक्शन मेथड को क्या करेगा, कॉल कर देगा। उसके बाद अगला काम क्या होता है, रिजल्ट। द कंट्रोलर रिटर्न द एन एक्शन रिजल्ट। उसके बाद तुम्हारा वो एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा। एक्शन रिजल्ट रिटर्न करने का मतलब क्या होगा कि जो भी व्यू वगैरह है, तो यहां पे देखो मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या होगा, मेथड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो तुम्हारा व्यू प्रिपेयर होगा। या तो व्यू प्रिपेयर होगा किस केस में, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रोलर है तब, और अगर तुम्हारे पास वेब एपीआई है तो जेसन डेटा प्रिपेयर होगा। तो जो भी चीज भेजना है क्लाइंट को वो प्रिपेयर होगा। वो प्रिपेयर होकर क्या किया जाएगा, प्रिपेयर करने के बाद वो भेज दिया जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बना है उसका क्या होता है, डिस्पोजल होता है, रिस्पॉन्स एंड डिस्पोजल। तो डेटा को भेज देगा और डेटा को भेजने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना था उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर से जब दोबारा रिक्वेस्ट होगा तो फिर से वो दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब क्या हो गया कि जब जब रिक्वेस्ट आएगा तब तब ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्शन मेथड रन होगा, डेटा या व्यू भेजा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा लाइफ साइकिल में रिक्वेस्ट, राउटिंग, इंस्टेंसिएशन, एक्शन एग्जीक्यूशन, रिजल्ट और डिस्पोजल, ये पूरा लाइफ साइकिल इसी तरह से चलते रहता है। जितना बार रिक्वेस्ट होगा हर बार तुम्हारा कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। उसका एक्शन मेथड कॉल होगा, एक्शन मेथड व्यू बनाएगा या फिर जेसन डेटा बनाएगा, उसको फिर क्लाइंट को भेजेगा और भेजने के बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इस तरह से चलता है। इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाता है कि लाइफ साइकिल में कौन कौन सा स्टेजेस होता है। तो रिक्वेस्ट होता है, राउटिंग होता है, इंस्टेंसिएशन होता है, एक्शन एग्जीक्यूशन होता है, रिजल्ट होता है, डिस्पोजल होता है। अब अगर कोई पूछ दे कि भाई रिक्वेस्ट में क्या होता है, तो जब यूजर रिक्वेस्ट फेज में क्या होता है, तो यूजर जब यूआरएल डालता है या हिट करता है, कहीं पे क्लिक करता है जिससे कि यूआरएल सर्वर को ट्रांसफर होता है, तो वो रिक्वेस्ट फेज होता है। राउटिंग में क्या होता है कि मिडिलवेयर रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। कि कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो पहले मिडिलवेयर में आता है, फिर मिडिलवेयर में क्या देखता है कि भाई जिस कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट आया वो कंट्रोलर क्लास है कि नहीं है। फिर वो कंट्रोलर क्लास है तो वहां पर वो एक्शन मेथड है कि नहीं है। तो अगर कंट्रोलर क्लास ही नहीं है तो वहीं से मिडिलवेयर से ही रिस्पॉन्स भेज देगा कि रिसोर्स नॉट फाउंड, या अगर एक्शन मेथड नहीं है तो वहीं से वापस कर देगा कि भाई वो कंट्रोलर तो है लेकिन उसके अंदर वो एक्शन मेथड नहीं है, तो वो वहीं से वापस कर देगा। लेकिन अगर है तो पहले क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर जो एक्शन मेथड को हिट किया गया है या कॉल कराया गया है जो भी यूआरएल के अंदर है उसके अकॉर्डिंग उसको वो कॉल कराता। तो एक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जो भी स्पेसिफिक मेथड है उसके अंदर वो कॉल होता है। वो मेथड क्या करता है, रिजल्ट प्रिपेयर करता है। तो रिजल्ट प्रिपेयर करेगा, उसके बाद अगला होता है रिजल्ट फेज, जहां पे कंट्रोलर क्या करता है, एक्शन रिजल्ट रिटर्न करता है किसको, क्लाइंट को। मतलब क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेगा और एक बार जब रिस्पॉन्स भेज दिया गया तो फिर डिस्पोजल फेज होता है। डिस्पोजल फेज में क्या होता है, द कंट्रोलर इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉयड टू फ्री अप मेमोरी। तो कंट्रोलर क्या करता है, तुम्हारा मेमोरी को क्लीन करने के लिए उसका डिस्ट्रक्टर कॉल करा देता है उस पर्टिकुलर क्लास का, और वो क्या करता है, उसको उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट कर देता है। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल तुम्हारा किसका चलता है, कंट्रोलर का चलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग कंट्रोलर क्लास बनाएंगे तो क्या होगा, तो अगर स्टैंडर्ड क्लास बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं तो पहला कोई भी जो कंट्रोलर क्लास होता है वो पब्लिक होना चाहिए। मतलब उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, पब्लिक। कोई भी जो हम लोग कंट्रोलर क्लास बनाएंगे वो एंड्स विथ कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है, और कंट्रोलर बेस होना चाहिए। या तो एंड में क्या होगा, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कब होगा, कंट्रोलर होगा जब हमारा नॉर्मल हम लोग जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर बना रहे हैं या व्यू कंट्रोलर बना रहे हैं उसमें। तो मान लो तुमको स्टूडेंट के लिए कंट्रोलर बनाना है तो तुम स्टूडेंट कंट्रोलर दोगे। तुमको अगर रिजल्ट के नाम से कंट्रोलर बनाना है तो तुमको रिजल्ट कंट्रोलर देना पड़ेगा। या अगर एपीआई है तो रिजल्ट कंट्रोलर भी दे सकते हैं या रिजल्ट कंट्रोलर बेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर एपीआई है तो वहां कंट्रोलर बेस देना पड़ता है। अगर तुम्हारा नॉर्मल, यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, अगर तुम्हारा कंट्रोलर है कौन सा, स्टैंडर्ड कंट्रोलर है या व्यू कंट्रोलर है तो वो किससे इनहेरिटेड होगा, कंट्रोलर बेस क्लास से। और अगर वो एपीआई है तो वो किससे इनहेरिटेड होगा, अभी हम पीछे भी बता दिए थे, वो कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिटेड होगा इन केस ऑफ एपीआई। वो दो में से कोई, कहां पे, एक मिनट, नहीं नहीं ये बेस क्लास हो गया, मतलब यहां इनहेरिट फ्रॉम कंट्रोलर बेस, ये कंट्रोलर बेस क्लास का नाम है। और यहां बेस मतलब हो गया सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। चलो यहां पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पेरेंट कर देते हैं। वो पेरेंट, बेस या सुपर एक ही चीज होता है। तो यहां पे इनहेरिट फ्रॉम कंट्रोलर पेरेंट क्लास और कंट्रोलर बेस पेरेंट क्लास,
हम लोग इनहेरिट कराते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिखा हो, पब्लिक क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट ही है, लेकिन प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है, कंट्रोलर या कंट्रोलर बेस होता है। और अगर स्टैंडर्ड है तो ये कंट्रोलर से इनहेरिटेड होगा, और अगर वो एपीआई है, अगर वो एपीआई का कंट्रोलर है, अगर तुम एप्लीकेशन ना बना के एपीआई बना रहे हो, तो वो किससे इनहेरिटेड रहेगा, कंट्रोलर बेस से इनहेरिटेड। अब बात है कि कंट्रोलर ऐड कैसे करते हैं। तो कंट्रोलर कहीं पे भी अगर आपको ऐड करना है तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कंट्रोलर पर राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर ऐड, फिर कंट्रोलर, फिर वहां पे आपको चूज करते हैं एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं, तो वहां पे एम्प्टी खाली बनाएंगे और क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड कर देंगे। तो तुमसे नाम पूछेगा, जिस नाम से बनाना है, जैसे अगर तुम्हारा स्टूडेंट नाम से बनाना तो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस देना होगा। यहाँ बार बार लिखा गया है कि कंट्रोलर एंड में होगा, और लास्ट में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक कंट्रोलर क्लास बन जाएगा। वो जो भी कंट्रोलर क्लास बनता है वो ऑटोमेटिक क्लास भी बनेगा, प्लस वो कंट्रोलर क्लास से इनहेरिटेड भी हो जाएगा, अगर व्यू कंट्रोलर बना रहे हो, स्टैंडर्ड कंट्रोलर बना रहे हो तो, और अगर वेब एपीआई का कंट्रोलर बना रहे हो तो वहां पे अपने आप वो कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिटेड हो जाता है। प्लस एक एक्शन मेथड अपने आप इसके अंदर क्या होता है, एक एक्शन मेथड अपने आप इसके अंदर बन जाता है, जिसको बोलते हैं इंडेक्स। तो चलो ये हम लोग यूज किए हैं, लेकिन फिर से बना के देख लेते हैं। तो आज कंट्रोलर भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। जो कोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेआउट। CONTRO कंट्रोलर डेमो। नेक्स्ट, अब बाय डिफॉल्ट हम बता दें कि जब भी हमारा एमबीसी टेम्पलेट को यूज करके आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वेब एप्लीकेशन का, तो एक कंट्रोलर जिसको बोलते हैं होम कंट्रोलर, वो अपने आप बना हुआ होता है, ठीक है, और आप चाहें तो अपना कंट्रोलर बना सकते हैं। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि हमको अपना कंट्रोलर बनाना है, तो कैसे उसको बनाएंगे, तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, कंट्रोलर में देखो होम पहले से बना हुआ है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ किस पे क्लिक करते हैं, ऐड, और ऐड के बाद क्या करना, कंट्रोलर। यहां पे टेम्पलेट में आपको लेना है एमबीसी कंट्रोलर एमटी, और फिर किस पे क्लिक करना, ऐड। जिस भी नेम से आपको बनाना है, जैसे आप यहां पे स्टूडेंट के नेम से बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट, फिर आपको कंट्रोलर देना पड़ेगा लास्ट में, कंट्रोलर डॉट सीएस, और ऐड। या स्टूडेंट बहुत बार बनाए, इस बार कुछ और बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं इंप्लॉई, इंप्लॉई कंट्रोलर डॉट सी। तभी हम बताते क्या कि जब भी हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं तो हमारा जो आईडी है अपने आप एक पैकेज को देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, फिर यहाँ पे एक नेम स्पेस अपने आप बनता है, नेम स्पेस उसी नेम से बनता है जिस नेम से आपका प्रोजेक्ट बना था। हम लोग कंट्रोलर डेमो नाम से बनाया तो कंट्रोलर डेमो नाम से नेम स्पेस बन गया, और उसका सब नेम स्पेस क्या है, कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर है। एक क्लास बन गया देखो इंप्लॉई कंट्रोलर, और वो अपने आप किससे इनहेरिटेड है, कंट्रोलर से, और यहाँ पे हम क्या बताते हैं, एक्शन मेथड आ जाता है। अब हम लोग पढ़े कि एक्शन मेथड का व्यू कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम चाहे तो मॉडल भी बना सकते हैं। तो चलो एक मॉडल बनाते हैं हम लोग, तो चलो एक बार नॉर्मल प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मॉडल, मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक, ऐड, और क्लास, वेट नहीं ना कर रहा है, याज आज एब्सेंट है। यहां पे एम्प्लॉय डॉट सीएस, उसके बाद यहां पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं, जो जो डेटा रखना है, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग ईएमपी आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक डेट टाइम डीओबी, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। चलो इतना रखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, मॉडल बन गया। अब इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि डेटा हमको व्यू को भेजना, तो व्यू में डेटा अलग अलग तरीके से जाता है, जिसमें एक तरीका क्या आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, उसमें से एक तरीका है हमारा मॉडल के थ्रू। तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंप्लॉई का ईएमपी इक्वल्स टू न्यू इंप्लॉई। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जिस नेम स्पेस में उसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग, और तुम्हारा पैकेज का नाम क्या है, कंट्रोलर डेमो डॉट मॉडल्स। एरर हट गया।
यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, जैसे पहला क्या EMP ID E001, दूसरा नेम, अंकित शर्मा, तीसरा DOB इक्वल्स टू न्यू, डेट टाइम, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, जेंडर तो स्ट्रिंग है मेल। यहां से अच्छा एक चीज और आज अभी बता रहे तो छोटा सा चीज बता देते कि अभी हम लोग एक मॉडल का ऑब्जेक्ट, एक इंप्लॉय का डिटेल भेज रहे हैं। अगर तुमको कोई बोले कि नहीं तुमको बहुत सारे इंप्लॉय का डिटेल भेजना, तब क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग पढ़े कि कभी भी जब एक ही टाइप का, अगर बहुत सारा चीज डेटा का कलेक्शन बना, मतलब 4 इंप्लॉय का डेटा भेजना, 5 इंप्लॉय का डेटा भेजना, तब क्या करना होगा? तब आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना होगा, आपको कलेक्शन डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। चलो उसको उसको बता देते हैं। अब फिर हम लोग कैसे यहां से भेजते हैं और वहां कैसे रिसीव करते हैं अगर आप लिस्ट भेज रहे तो। यहाँ लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में टाइप क्या बता देंगे? इंप्लॉय, क्योंकि इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट स्टोर होगा? बहुत सारा ऑब्जेक्ट इंप्लॉय का। तो टी बता दिए इंप्लॉय इक्वल्स टू न्यू इंप्लॉइज। उसके बाद इसके अंदर हम लोग इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट बना बना के डाल देंगे। कैसे? तो आपको जितना भी इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना, तो न्यू इंप्लॉय, और इसके अंदर जितना इंप्लॉय का डिटेल चाहें, हम अभी 3 इंप्लॉय का डिटेल डालना चाहते हैं। देखो मजेदार चीज दिखाते हैं, तो कर ही रहे तो अच्छा से करते। अब 3 इंप्लॉय में पहला क्या है? EMP ID इक्वल्स टू E001, नेम इक्वल्स टू अंकित कुमार, DOB इक्वल्स टू न्यू डेट टाइम। हाँ बोलो। कहां पे? वो लास्ट क्लास पूछा था ना, फहीम या कोई रियाज पूछा था, तो हम बताए थे कि अगर तुम्हारा इंप्लॉय का कोई कंस्ट्रक्टर है और अगर वो कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर ले रहा तो वो कंपलसरी है, अदरवाइज वो ऑप्शनल है। तुम लिख भी सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे तो कोई इंप्लॉय में भी हम नहीं दिए यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट में भी नहीं दिए। ये ऑप्शनल होता है तब तक जब तक कि आपका जो क्लास है उसके पास या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या फिर कंस्ट्रक्टर हो ही ना, तो हम लोग उसको दे भी सकते नहीं भी दे सकते। बिना मतलब हम एक्स्ट्रा, जब मेरा बिना दिए काम चल जाएगा तो हम एक्स्ट्रा क्यों देंगे? झूठ मूठ का बड़ा करेंगे उसको। ये ये लास्ट क्लास हम देखना वीडियो में बताएं, लास्ट के नहीं, परसों किस दिन हुआ था? वेडनेसडे को नहीं, शायद ट्यूसडे को कोई पूछा था हमसे, तो हम बताए थे यही सेम क्वेश्चन। तो हम बताए थे कि जब तुम्हारा कोई भी क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है विथ पैरामीटर, तो और उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो वहां पे आपको देना जरूरी होता है। लेकिन और उसमें आपको फिर यहाँ पे जब हम लोग देंगे तो उसके साथ उसका पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, या कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो वहां पे देना जरूरी नहीं, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते। अब देखो एक ही चीज कितना बार रिपीट करेंगे हम? तुम पिछला वीडियो देखना, उसमें हम एग्जाम्पल के साथ बताए थे। हम एग्जाम्पल के साथ उस दिन हम बताए थे। कौन पूछा था? रियाज पूछा था कि फहीमुद्दीन पूछा था? फहीम पूछा था क्या? अच्छा कौन पूछा था? हाँ वीरेंद्र पूछा था। हाँ हाँ वीरेंद्र पूछा था, जब हम लोग क्लास को क्लोज कर रहे थे उस टाइम में पूछा था। तो वो वीडियो में तुमको मिल जाएगा, वहां एग्जाम्पल के साथ भी हम बताए थे ये चीज को। ठीक है, कि फिर अभी हम जो बता रहे हैं फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। वो ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगा, लास्ट में देखना। या तो ट्यूसडे वाला वीडियो मिलेगा या तो वेंसडे वाला वीडियो मिलेगा लास्ट के टाइम में। E002 अरबाज खान,
E003 E004। अभी हम लोग क्या किया, लिस्ट के अंदर कितना डेटा डाल दिए, 4, और यहां पे हम लोग लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब ये देखो, कभी भी तुम्हारा कोई भी व्यू को अगर कलेक्शन पास होता है, क्या पास करे, कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन पास करे, लिस्ट को। तो जो लिस्ट क्लास है, ये लिस्ट क्लास एक इंटरफेस को इनहेरिट करके बने। जब लिस्ट क्लास को बनाया गया है तो अलग अलग जो तुम्हारा क्लासेस होता है वो अलग, या जो भी तुम्हारा प्री डिफाइंड क्लासेस होता है वो मैक्सिमम किसी ना किसी इंटरफेस से इनहेरिटेड होता है। ये जो लिस्ट क्लास है वो इनहेरिटेड है आई इनोमरेबल से। तो कभी भी अगर आप यहां से लिस्ट पास करते हैं अपने व्यू को, जो इसका व्यू बनेगा वो क्या रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा आई इनोमरेबल का ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे होता है चलो बताते हैं। अब इसका व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और ऐड कर दिया। नेम तो इंडेक्स ही है, index.cshtml आ गया। अब ये क्या रिसीव करेगा, तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग यहां पे करते थे मॉडल और सीधा लिख देते हैं इंप्लॉय, भाई इंप्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न। लेकिन इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट तो वहां से भेज नहीं रहे, वहां किसका भेज रहे हैं, लिस्ट का। तो जब लिस्ट का भेजते हैं तो यहां होता है आई इनुमरेबल। अब ये क्या होगा, और यहां पे सीधा बोलो लिस्ट, लिस्ट दे सकते हो, लेकिन फिर यहां पे फिर एक्चुअली वहां से हाँ यहां पे ये ऐसे दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपको इंटरफेस ही देना चाहिए। फिर लिस्ट में यहां पे देना पड़ेगा कि कौन सा किसका लिस्ट आ रहा है, तो इंप्लॉय का आ रहा है। आई इन्यूमरेबल जो है वो तुम्हारा बेस टाइप होता है, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन कभी भी जब तुमको यूज करना होता है तो बेस टाइप यूज करना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड वही है, हम लोग स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे। और इसमें किसका डेटा आ रहा है, इंप्लॉय का। बन गया। अब तुमको डेटा को प्रिंट करना है, तो हम पहले एक हेडिंग देते हैं, हेडिंग लिखते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा हम लोग बूटस्ट्रैप के क्लास से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना होगा क्लास, हम पैडिंग देना चाहते हैं। पैडिंग जो होता है P1 से लेकर 5 होता है, 1 सबसे छोटा पैडिंग होता है, 5 सबसे बड़ा पैडिंग होता है। लोग यहाँ 3 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ALIGN, अलाइन टेक्स्ट, सॉरी अलाइन टेक्स्ट नहीं, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर करने के लिए होता है। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो BG सक्सेस, सक्सेस होता है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। और इसका टेक्स्ट व्हाइट कलर का चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है टेक्स्ट व्हाइट। तो ये सब क्या है, बूटस्ट्रैप का क्लास है जो हम यूज करें सिर्फ ऐसे समझाने के लिए। उसके बाद अब हमको नीचे क्या करना है, हमको नीचे वो डेटा को प्रिंट करना टेबल में, टेबल में करना। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल, हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास, टेबल स्ट्राइप्ड। और टेबल का बैकग्राउंड क्या चाहते हैं हम लोग, ग्रीन थीम लेके जाना चाहते हैं, तो यहां पे देना होगा टेबल सक्सेस। ग्रीन के लिए क्या होता है, सक्सेस, रेड के लिए होता है डेंजर, वार्निंग होता है येलो के लिए, उसके बाद डार्क होता है ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए व्हाइट होता है, ग्रे के लिए तुम्हारा सेकेंडरी होता है। तो ऐसे बहुत सारा है, तुम बूटस्ट्रैप का वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, तुमको सारा कलर कोड मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना, तुमको पहला हेडिंग बनाना, तो हेडिंग तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। हेडिंग TR के अंदर देता है TH। हेडिंग पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी। दूसरा हेडिंग कौन सा है, एम्प्लॉय नेम। तीसरा हेडिंग जेंडर। और DOB। ये तो क्या हेडिंग। लेकिन अब तुमको क्या करना, डेटा नीचे डेटा ऐड करना। तो डेटा तो तुमको पता नहीं है, वहां से 2 भी आ सकता है, 3 भी, लिस्ट है ना। तो लिस्ट में अगर तुमको पता नहीं है कि वहां से कितना रो आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे यूज करेंगे C# का कोड, उसको इटरेट करेंगे लिस्ट को।
लिस्ट, कभी भी जब हम लिस्ट से डेटा निकालना तो उसको इटरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देंगे कभी भी सी शार्प का एक कोड लिखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखेंगे @ रेजर सिंटेक्स में क्या होता है, सी शार्प का कोड अगर एचटीएमएल कोड के बीच में घुसाना है तो आगे ये लगाना पड़ता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ईच लूप वेर ईएमपी इन @model। अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉरी @model नहीं, मॉडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मॉडल है वो तो लिस्ट है ना। मॉडल यहाँ पे कौन है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो लिस्ट है। तो हम यहाँ पे सीधे मॉडल दे देंगे। हम ये बताए थे कि यहाँ पे मॉडल के नाम से ऑब्जेक्ट बनता है, कभी भी आप यहाँ जो मॉडल यूज करते हैं तो मॉडल के नाम से बना। तो यहाँ जो लिस्ट आया वो किस नेम से आया, मॉडल। और हम क्या बोल रहे हैं, इस लिस्ट में से एक एक, इसको बोलते हैं ट्रैवर्स करना, एक एक इंप्लॉय का डिटेल निकाल के ईएमपी में डालिए। तो अगर यहाँ से 4 इंप्लॉय आया, पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करना, अगर किसी को क्वेश्चन करना होगा तो। 4 इंप्लॉय आया है तो ये लूप 4 बार चलेगा। फॉर ईच लूप किसके लिए होता है, फॉर ईच लूप स्पेशलाइज्ड लूप होता है जो तुम्हारा कलेक्शन डेटा टाइप पे काम करता है। तो ये करता क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता है वैर, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ईएमपी की जगह एक्स दे दो, वाई दे दो, उससे लेना देना नहीं है। इन यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है या जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। किसी का म्यूट अनम्यूट कर लो, तो किसी का अनम्यूट है, आवाज आ रहा पीछे से। तो यहां पे हम क्या बता रहे थे कि जब भी आप फॉर ईच करते हैं तो फॉर ईच क्या करता है कि यहां पे जो भी लिस्ट है, जो भी कलेक्शन है, उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पहले काउंट करता है, इस लूप को उतना बार चलाएगा। तो वहां से अगर 4 हम लोग क्या किए हैं, वहां से 4 इंप्लॉय का डिटेल पास किए हैं, ये लूप 4 बार चलेगा। अगर 400 इंप्लॉय का डिटेल पास किए तो 400 बार चलेगा, 2 का किए तो 2 बार करेगा चलेगा। और हर बार क्या करेगा, इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इंप्लॉय का। तो ये पहला बार क्या करेगा, फर्स्ट इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट इसके अंदर कॉपी कर देगा, सेकंड टाइम में सेकंड इंप्लॉय का कॉपी करेगा, थर्ड टाइम में जितना बार चलेगा हर बार एक एक इंप्लॉय उसमें से निकालते जाएगा, या जो भी उसके पास एलिमेंट है एक एक एलिमेंट निकालते जाएगा और यहां डालते चला जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जितना बार लूप चलेगा उतना रो बनेगा। हम यहां टीआर दे दिए, और रो के अंदर क्या होगा, टीडी होगा। तो 4 कॉलम है तो 4 टीडी होगा। देखो इसमें क्या करते हैं अभी हम लोग, 4 टीडी होगा। और हम क्या बता रहे हैं कि जो भी इंप्लॉय का डिटेल वो कहां आ रहा है, ईएमपी में। तो अब हमारा पहला इंप्लॉय का डिटेल किसके अंदर होगा, तो ईएमपी के अंदर होगा फर्स्ट टाइम जब चलेगा। तो यहां देंगे ईएमपी डॉट, सॉरी यहां पे हाँ @ छूट रहा है क्योंकि यहां पे एचटीएमएल के बीच में डाल रहे हैं, ईएमपी डॉट, और यहां पे हम लोग क्या देंगे, यहां पे देंगे ईएमपी आईडी। फिर सेकंड में क्या दे देंगे, जो सेकंड कॉलम है नेम। तो यहां पे जो तुम्हारा वहां से भले ही इंप्लॉई आ रहा है, लेकिन यहां पे उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ईएमपी। अब यहां एक्स रहता तो यहां एक्स डॉट ईएमपी आईडी, एक्स डॉट ईएमपी नंबर। यहां आइटम रहता तो आइटम डॉट, ये तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो नेम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी नेम से उसको यूज करके डेटा रिट्रीव करेंगे। थर्ड मेरा है जेंडर। अभी एक हमको इसको कंप्लीट कर लेने दो, फिर हम बता रहे हैं क्वेश्चन, बीच में फ्लो टूट जाता है ना। ईएमपी डॉट लास्ट क्या है तुम्हारा, डीओबी। यहां पे क्या होगा, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार रो बनेगा, और हर रो के अंदर उतना कॉलम बनेगा, और हर बार पहला इंप्लॉय का डिटेल आएगा फर्स्ट टाइम में, मतलब यहां से जो हम लोग पास किए हैं तो फर्स्ट टाइम में ये वाला ऑब्जेक्ट ईएमपी में जाएगा, सेकंड टाइम में ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा, थर्ड टाइम में ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा, फोर्थ टाइम ये ऑब्जेक्ट जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा उस समय का जो ईएमपी आईडी, नेम, डीओबी या जेंडर है, वही चीज यहां पे क्या होगा, यहां पे फिल होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, लेकिन यहां पे होता क्या है कि तुम अगर इंप्लॉय लिख दिए, समझो बात, अगर इंप्लॉय लिख दिए तो अब यहां पे जब भी मॉडल से डेटा आएगा वो इंप्लॉय टाइप का ही स्टोर करेगा। अब इन केस यहां पे कल गए तुम्हारा इंप्लॉय का नाम जगह पे इंप्लॉय 1 हो गया, तो फिर तुमको आके यहां पे भी इंप्लॉय 1 करना पड़ेगा। वायर क्या होता है, एक तरह का डायनेमिक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो डायनेमिक में क्या है कि जिस ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसमें जिस भी डेटा टाइप का वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जहां पे आपको लगता है कि इन फ्यूचर डेटा टाइप चेंज हो सकता है, आज इंप्लॉय क्लास है ना, कल के हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए वहां पे, हो जाए सपोज मान लो कि कल के कोई कर दे यहां परमानेंट इंप्लॉय दिखाते, देखो प्रॉब्लम कहां आएगा। अभी वैर है ना, अभी हम सब जगह क्लास का नाम चेंज करके इंप्लॉय 1 कर देते हैं, यहां इंप्लॉय 1 कर दिए, यहां पे आए, यहां पे भी इंप्लॉय 1, यहां पे भी इंप्लॉय 1, यहां पे इंप्लॉय 1, यहां इंप्लॉय 1, यहां इंप्लॉय 1, यहां इंप्लॉय 1 दे दिए। यहां कहीं एरर नहीं आ रहा है, अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब यहां पे भी इंप्लॉय 1 कर दिए, तो अभी वैर है तो यहां पे कोई एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन इन केस यहां पे अगर तुम लिखा रहता है इंप्लॉय, क्या लिखे रहते, इंप्लॉय, तो यहां पे एरर आएगा, फिर यहां पे भी तुमको आके चेंज करना पड़ेगा, तो फिर तुमको बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। उसी से बचने के लिए ये काम होता है। हाँ इसलिए तो हम लोग वैर यूज करते हैं ना।
इसलिए तो वैर यूज करते हैं। वैर क्या है, तुम्हारा डायनेमिक डेटा टाइप है, उसमें पहले से डिसाइडेड नहीं रहता कि इसमें इसी टाइप का आएगा, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा ये स्टोर कर लेगा। वैर वगैरह जो है ना, जब सी शार्प स्टार्टिंग में आया था शुरू में, तो उस समय वैर वगैरह नहीं था, ये सब बहुत बाद के वर्जन में आया, जब जरूरत पड़ा कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सबको बाद में ऐड किया गया सी शार्प में। स्टार्टिंग के वर्जन में वैर या और भी डायनेमिक डेटा टाइप एक होता है, वो सब नहीं होता था। अब इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। छोटा छोटा चीज हम बताते जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते जाओगे कि देखो हर चीज का नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। बहुत समय ऐसा चीज होता है कि जो कुछ बता रहे हैं उसमें साथ साथ बता दिए कि चलो अगर तुमको कलेक्शन पास करना तो कैसे पास करेंगे, कलेक्शन को रिसीव कैसे करेंगे, उसको ट्रेवर्स करके निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे तुमको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा एम्प्लॉई स्लैश इंडेक्स। आ गया डेटा। अब इसमें एक चीज होता है, बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग प्रोजेक्ट रन करा रहे हैं, ध्यान से देखना, जब हम लोग यहां से इसको रन करा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर रन हो रहा है, होम रन हो रहा है ना। होम को हमको यूज ही नहीं करना, होम तो बना के हमको दिया है, हमको होम यूज नहीं करना। हम चाहते हैं कि मेरा जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो मेरा कौन सा कॉल हो जाए, इंप्लॉय कंट्रोलर कॉल हो जाए और उसका इंडेक्स कॉल हो जाए। होम का इंडेक्स की जगह कौन कॉल हो जाए, तुम्हारा इंप्लॉय का इंडेक्स कॉल हो जाए। ये कैसे होगा, इसका चेंजेस कहां से होता है, या अभी हम लोग जो प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो ये अपने आप होम ही क्यों खुल रहा है, उसका कहीं ना कहीं तो एंट्री होगा। ये एंट्री कहां होता है, ये एंट्री होता है तुम्हारा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, जो मिडिलवेयर है उसके अंदर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, जो तुम्हारा डिफॉल्ट पेज होगा अभी कौन है, होम का इंडेक्स, तुम उसको चेंज कर दो। नहीं भैया हमको डिफॉल्ट किस कौन से चाहिए, इंप्लॉय का इंडेक्स चाहिए। अगर तुमको कंट्रोलर चेंज करा तुम कंट्रोलर भी चेंज कर सकते हो, तुमको अगर तुमको एक्शन मेथड चेंज करना वो भी चेंज करो। अब इसको लॉन्च करो, कौन खुल गया अपने आप, अभी अपने आप कौन खुला, इंप्लॉय का इंडेक्स खुला। अब तो होम खुला नहीं, क्योंकि वहां पे मिडिलवेयर में बताया हुआ है कि भाई जब भी खुलेगा तो आपका होम खुलेगा, इसलिए होम खुलता है, अपने मन से नहीं खुलता। तो हर चीज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसका एंट्री किया हुआ है, और उसी एंट्री के बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोसेस तुम्हारा चलता है। इस तरह से ये चैप्टर जो हमारा 4th चैप्टर था वो फाइनली हम लोग क्या कर लिए, एंड कर लिए। बोलो। इसका नाम का जो डाउट था मेरे हिसाब से तो अभी वही है, अभी तक हमको जो नॉलेज है। अगर और कहीं से होता होगा तो हम देख के बता देंगे, या ऐसा हो सकता है कि तुम होम को कॉल करा रहे हो, कॉल होगा वही होम ही, मान लो तुम चाहते हो कि यहाँ पे होम रहे और होम फिर हमको फॉरवर्ड कर दे वहां पे, तो वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो हम होम ही छोड़ देते हैं, हमको जब भी दिमाग में आ रहा है कि जहां से कर सकते हैं, यहाँ होम हो गया, अब तुम्हारा तो अभी कौन कॉल होगा, होम। तो होम का जो इंडेक्स कॉल होगा, अब कौन कॉल होगा, अभी फिर से रन कराओ, दिखाते देखो, तुम वहां पे उसी को छोड़ दिए। हम चाहते कि ये पेज ना खुल के हम होम का इंडेक्स कॉल करा रहे, लेकिन मेरा खुल जाए कौन, मेरा खुल जाए इंप्लॉय का इंडेक्स। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो तुम्हारा होम कंट्रोलर है उसका इंडेक्स मेथड में जाएंगे, और यहां पे जो रिटर्न व्यू लिखा हुआ है इसके जगह पे करेंगे रिटर्न, और उसको रिडायरेक्ट कर देंगे, रिडायरेक्ट टू एक्शन। देखो कभी भी जब एक व्यू से किसी दूसरे व्यू को ट्रांसफर करना होता है कंट्रोल, तो रिटर्न टू एक्सेस कर देंगे। यहां पे आपको पहले क्या देना पड़ता है, पहले देना पड़ता है कंट्रोलर का नाम, कौन से कंट्रोलर को भेजना है, नहीं पहले एक्शन फिर कंट्रोलर होता है शायद, हाँ पहले एक्शन का नेम। तो आपको इंडेक्स को भेजना है, लेकिन किसका इंडेक्स को भेजना है, तो तुम्हारा इंप्लॉय के इंडेक्स को भेजना। अब देखो क्या होगा, पहले ये कॉल होगा और ये उसको कहां फॉरवर्ड कर देगा, यहां पे देखो कौन खुला, इंप्लॉय खुला ना, जबकि यहां पे हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या लिखा हुआ देखो, यहां तो बोला होम का इंडेक्स खोलेगा, तो खुला होम का इंडेक्स ही, पहले होम कंट्रोलर इंस्टेंशिएट हुआ, उसका एक्शन मेथड इंडेक्स कॉल हुआ, लेकिन इंडेक्स में क्या बोला गया है कि भैया जो रिक्वेस्ट आया है तुमको कोई काम नहीं करना है, तुम इसको फॉरवर्ड कर दो किसको, इंप्लॉय के इंडेक्स को। ये क्या किया, एक एक्शन मेथड किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल कराया। तो हम बताए भी थे कि कोई भी एक्शन मेथड जो होता है वो क्या रिटर्न कर सकता है, रिडायरेक्ट भी रिटर्न करता है। तो देखो इस तरह से रिडायरेक्ट कर दिए। एक यहां पे रिडायरेक्ट टू एक्शन के जगह पे एक और भी चीज होता है, रिडायरेक्ट सिर्फ,
तो वहां पे क्या देना पड़ता है, वहां पे तुमको देना पड़ेगा ऐसा पूरा URL कि इसके जगह पे क्या होगा, ये चला जाएगा एम्प्लॉय का, यहां पे पैसे पाथ देना पड़ता है इंडेक्स। फिर भी वही आ गया देखो। एक राउट फंक्शन भी हम लोग पढ़े थे, रिडायरेक्ट नाम का भी फंक्शन पढ़े थे, सॉरी व्यू जब पढ़ा रहे थे तो वहां रिटर्न करने में रिडायरेक्ट टू एक्शन था, रिडायरेक्ट टू राउट था, और एक क्या था, रिडायरेक्ट था। रिडायरेक्ट टू राउट भी कर सकते हैं, रिडायरेक्ट टू राउट, लोग बता ही देते हैं आज यही सब। फिर तुमको यहां पे कैसे देना पड़ेगा, यहां पे ऐसे एट्रीब्यूट करके देना पड़ता है, न्यू, फिर कंट्रोलर इक्वल्स टू, फिर यहां पे देना पड़ेगा तुमको कंट्रोलर में हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय, फिर एक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स। तो सबसे वही काम होगा, बस करने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग अलग है। देखो व्यू वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हम ये चीज बताए हुए थे, सॉरी इसी में तो था, इसी चैप्टर में था, फाइल पेन चैप्टर 4, तो रिडायरेक्ट टू राउट है ना, न्यू कंट्रोलर इक्वल्स टू होम, एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। चलो एक बार रन करा के देख लेते हैं ये भी फॉरवर्ड करता है कि नहीं। तो रिडायरेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है, वहीं आ रहा है देखो, सब में रिडायरेक्ट ही हो रहा है। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन करेंगे तो उसका जो मेथड होगा वो 2 पैरामीटर लेगा, पहला लेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्शन मेथड का नाम और दूसरा कंट्रोलर का नाम। दूसरा है रिडायरेक्ट जिसमें तुमको URL के फॉर्म में देना पड़ता है, और तीसरा है रिडायरेक्ट टू राउट जिसमें तुमको न्यू करके एज ए एट्रीब्यूट कंट्रोलर और एक्शन मेथड देना पड़ता है। तीनों में काम वही हो रहा है। रिडायरेक्ट टू एक्शन ज्यादा चलता है। देखो ऑप्शंस दिया हुआ, तुमको जिसमें सहूलियत लगता है तुम करो। ज्यादातर लोग रिडायरेक्ट टू एक्शन सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसमें न्यू लिखना पड़ रहा है, उसमें फिर स्लैश वगैरह देना पड़ता है, झमेला है। इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहता है, क्लीन कोड दिखता है, उसमें 2 पैरामीटर दे दिए, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शंस आपको दिया गया है, आप जहां पे जैसा सुविधा लगता है वैसा यूज। चलो ये हम लोग का ये फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है लेआउट। नहीं अभी इंट्रोडक्शन देंगे, कल क्यों, अभी टाइम है। तो 1 घंटा का तो मिनिमम, पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा रेली हो जा रहा है मेरा, लेकिन 1 घंटा तो पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी कि 1.5 घंटा पढ़ा दिए तो एक दिन आधा घंटा पढ़ाएंगे। अब व्यू में हम लोग देखे थे कि बहुत तरह का व्यू होता है। एक तो नॉर्मल व्यू होता है जो अभी हम लोग बहुत सारा बना के भी देखे, एक व्यू होता है लेआउट व्यू, उसके बाद पार्शियल व्यू होता है। तो पार्शियल व्यू भी हम लोग देखेंगे आगे, अभी उसको नहीं देखेंगे, लेकिन अभी लेआउट व्यू अभी देखेंगे, क्योंकि कभी भी वेबसाइट जब डिजाइन करते हैं तो बहुत सारा आपको बेसिक काम पता होना चाहिए, तब जाकर आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू किसको बोलते हैं? इन ASP.NET Core MVC अ लेआउट व्यू एक्ट एज अ मास्टर टेम्पलेट। मास्टर टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी व्यू बनेगा उसका ये मास्टर टेम्पलेट होगा। मास्टर का मतलब क्या होगा कि ये मेन टेम्पलेट यही रहेगा और इसके अंदर बाकी व्यू आके क्या होगा, एंटर करेगा। बताएंगे कैसे होगा। इट अलाउ यू टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील, जैसे हेडर, फुटर, नेविगेशन अक्रॉस ऑल द पेजेस ऑफ योर एप्लीकेशन विदाउट डुप्लीकेटिंग कोड, एडहेरिंग टू ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल। मान लो कि तुमको 10 पेज बनाना है, 10 पेज के अंदर तुम्हारा नेविगेशन बार होना चाहिए, मतलब जो ऊपर में मेन्यू होता है। 10 पेज के अंदर आपको कैरोसेल होना चाहिए। 10 पेज के अंदर हो सकता है कुछ कार्ड्स है, वो कार्ड्स होना चाहिए। 10 पेज के नीचे फुटर होना चाहिए। एक तरीका क्या है कि हर व्यू बनाएंगे और हर व्यू के अंदर नेविगेशन बार का कोड लिखेंगे, कैरोसेल का कोड लिखेंगे, फुटर का कोड लिखेंगे, कार्ड का कोड लिखेंगे, और प्लस उस पर्टिकुलर व्यू का मतलब सिंपल पेज है, उस पर्टिकुलर पेज का जो अपना कंटेंट है वो भी लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा नेविगेशन बार का जो कॉमन कंटेंट है, नेविगेशन बार का कंटेंट है, या तुम्हारा कैरोसेल का कंटेंट है, या बाकी कार्ड का कंटेंट है, टिकी कुछ है उसका कंटेंट है, या फुटर का कंटेंट है, तुमको हर पेज में रिपीट करना पड़ेगा। अब कोड जब रिपीट होता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है, प्लस कोड जब रिपीट होता है तो वहां पे एरर होने का चांसेस ज्यादा होता है। कोड जब रिपीट होता है तो उसको मेंटेन करना मुश्किल है। इन केस कल के जाके मेनू में तुमको एक नया ऑप्शन ऐड करना है, तो अगर तुम 10 जगह मेनू का कोड लिखे हो तो तुमको 10 जगह जाके वो मेनू आइटम ऐड करना पड़ेगा।
तो तुम्हारा उसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाता कोड के रिपीटेशन से। इसीलिए हर टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा प्रोविजंस किया जाता है कि कोड को कम से कम रिपीट करने का कोई फॉर्मूला हो। तो उसमें ये फॉर्मूला कौन सा है? मास्टर पेज है। मास्टर पेज या उसको हम लोग लेआउट व्यू बोलते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा व्यू बनाना है और बहुत सारे व्यू के अंदर कुछ कॉमन कंटेंट है, तो हर पेज के अंदर उस कॉमन कंटेंट का कोड ना लिख के आप क्या करते हैं, एक लेआउट व्यू बनाते हैं। और लेआउट व्यू के अंदर आप अपने व्यू को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। जितना भी व्यू बनेगा वो सारा आके क्या होगा, उसके अंदर मर्ज होते चला। दिखाएंगे कैसे होगा। अब कभी भी अगर आप बना रहे हैं क्या, लेआउट फाइल, तो लेआउट फाइल के अंदर आप क्या करते हैं, लेआउट फाइल के अंदर जो कॉमन कंटेंट है उसका कोडिंग करते हैं। सिंपल जो भी आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप जो भी UI टेक्नोलॉजी आपको आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कॉमन कंटेंट को डिजाइन करेंगे। और कॉमन कंटेंट को डिजाइन करने के बाद आप उस कॉमन कंटेंट या उस लेआउट पेज के अंदर यह बताएंगे कि कहां पे जो अलग अलग व्यू है उसका कोड आएगा। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें होता क्या है, देखो एक आप लेआउट पेज बनाएगा, हो माउस भागता है इधर उधर ना। एक आप क्या करेंगे, मास्टर पेज बनाएंगे। उसके अंदर हो सकता है कि यहां पे हम नेविगेशन बार का कोड लिख दिए, जो मेनू होता है आपका। यहां पे आप एक बैनर बना दिए जो कि कैरोसेल है, में कुछ इमेजेस वगैरह दिख रहा है। यहां पे आप फूटर बना दिए और यहां पे आपको एक प्लेस होल्डर डालना पड़ता है। प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है कि जहां पे बाकी व्यूज का कंटेंट आके मर्ज होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। और टेम्पलेट के अंदर आपको एक प्लेस होल्डर देना पड़ता है। प्लेस होल्डर मतलब होता है कि जो जगह बना के रखेगा, यहां पे बाकी जो भी हर व्यू का अपना कंटेंट होगा के मर्ज करेगा। ये एक बार आप क्या बना दिए, ये बना दिए लेआउट। लेआउट बनाने के बाद आप बहुत सारा आप क्या करेंगे, व्यू बनाएंगे। जैसे ये बना दिए व्यू 1, ये बना दिए V2, ये बना दिए V3। ऐसे अलग अलग व्यू बनेगा। हर व्यू का अपना क्या होगा, अपना कंटेंट होगा। जैसे मान लो एक होम पेज है, तो होम पेज का कंटेंट इसके अंदर डाल दिए, अबाउट अस का कंटेंट इसके अंदर डाल दिए, कॉन्टेक्ट अस का कंटेंट इसके अंदर डाल दिए। और भी पेज हो सकता है V4, इसके अंदर मान लो फैसिलिटीज का कंटेंट डाल दिए। तो जो यूनिक कंटेंट है होम पेज का, जो यूनिक कंटेंट है तुम्हारा अबाउट अस का, जो यूनिक कंटेंट है तुम्हारा कॉन्टेक्ट अस का, यूनिक कंटेंट है तुम्हारा किसका, फैसिलिटीज का, वो अलग अलग व्यू के अंदर कोड लिख दिया। अब होगा क्या कि यहां पे जो प्लेस होल्डर है, वहां पे जब जब ये व्यू खुलेगा तो इस व्यू को बताया रहेगा, हर व्यू को बताया जाएगा उसका लेआउट कौन है। इस व्यू को बताया गया कि भाई तुम्हारा लेआउट ये है। इस व्यू को भी बता दिया कि तुम्हारा लेआउट ये है। इस व्यू को भी बता दिया जाएगा कि तुम्हारा लेआउट ये है। और इस व्यू को भी बता दिया तुम्हारा लेआउट ये है। यहां पे जो प्लेस होल्डर है, अब ये मास्टर पेज को या लेआउट पेज को पता है कि यहां पे कंटेंट आएगा। जैसी V1 लोड होगा, मान लो तुम V1 के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, तो सबसे पहले टेम्पलेट लोड होगा मेमोरी में, और उसके बाद इसका कंटेंट को लाके जहां प्लेस होल्डर है वहां पे डालेगा, फिर पूरा पेज बनाएगा, पूरा पेज बना के क्लाइंट को भेज देगा। फिर अगर मान लो कि ये वाला पेज के लिए रिक्वेस्ट आया, तो पहले टेम्पलेट लोड होगा और जहां पे जगह छोड़ा हुआ है वहां पे इसका कंटेंट लाएगा, उसके अंदर मर्ज करेगा और किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। अगर मान लो कि तुम्हारा अबाउट अस के लिए रिक्वेस्ट आया, तो पहले टेम्पलेट लोड होगा। टेम्पलेट में तो कॉमन चीज है, प्लेस होल्डर यहाँ पे आएगा, तो इसका वाला कंटेंट को यहाँ पे मर्ज करेगा और इसको भेज देगा। तो इसी तरह से पूरा काम चलता है। तो लेआउट में क्या होगा, कॉमन कंटेंट डाल देंगे, ठीक है, और अलग अलग व्यू बनेगा जिसमें क्या होगा, उसका अपना यूनिक कंटेंट होगा। और जब भी हम लोग उस पर्टिकुलर व्यू को खोलेंगे जिसपे वो लेआउट अप्लाइड है, तो पहले लेआउट लोड होता है। और लेआउट के अंदर जहां पे आपको क्या बताया गया, प्लेस होल्डर बताया गया कि यहां पे हमारा पेज का कंटेंट आएगा, व्यू का कंटेंट आएगा, वहां पे उस व्यू का कंटेंट को मर्ज कर देता है। लेकिन अब प्लेस होल्डर बताने के लिए किसका यूज करते हैं, तो प्लेस होल्डर बताने के लिए क्या है, तो पहले समझो की कंपोनेंट ऑफ लेआउट फाइल। पहले लेआउट फाइल का कुछ समझते हैं कंपोनेंट। पहला क्या कि टिपिकली लोकेटेड एट व्यू के अंदर शेयर्ड। जनरली क्या होता है कि कोई भी जो लेआउट पेज होता है वो कहां होता है, व्यूज के अंदर जो शेयर्ड नाम का फोल्डर था उसके अंदर आपको बनाना होता है। और जनरली ऐसे कोई ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब भी लेआउट फाइल बनाया जाता है तो उसका स्टार्टिंग हमेशा अंडरस्कोर से किया जाता है, ताकि नॉर्मल व्यू में
और लेआउट व्यू में आप डिफरेंशिएट कर सके नाम देख के आपको पता चल जाएगा, चाहिए अंडरस्कोर है तो ये लेआउट होगा, जो बिना अंडरस्कोर का है वो नॉर्मल व्यू होगा। क्योंकि देखो लेआउट पेज का भी एक्सटेंशन CSS_HTML होता है और नॉर्मल पेज का भी एक्सटेंशन क्या होता है, CSS_HTML। अब यहाँ पे अपने आप एक लेआउट बना रहता है, तो आप पुराने वाले लेआउट पेज को भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना नया भी बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि उसका नाम लेआउट ही हो, तुम किसी भी नाम से बना सकते हो, अंडरस्कोर कोई भी नाम देकर CSS_HTML देंगे और उसको सेव कहां करेंगे, उसको बनाएंगे कहां पे, व्यू के अंदर, शेड के अंदर। दूसरा रेंडर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंडर बॉडी क्या होता है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल मेथड, एक तरह का मेथड होता है जिसको आपको लेआउट वाले पेज के अंदर लिखना पड़ता है। इट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर वेयर द कंटेंट ऑफ योर स्पेसिफिक चाइल्ड व्यू, या जो भी व्यू उसके अंदर जाना, जैसे index.html विल बी इंजेक्टेड। तो होगा क्या, जैसे भी हम डायग्राम में बताएं कि यहां पे आपका एक प्लेस होल्डर होगा और जो भी व्यू खुलेगा उसका कंटेंट को यहां पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A layout can have only one render body call, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप कोई भी ऐसा इंटरव्यू में पूछ दे कि हाउ मेनी रेंडर बॉडी यू कैन प्लेस इनसाइड द लेआउट पेज, तो वहां पे आपको सीधा बोलना ओनली वन। एक तुम्हारा लेआउट के अंदर एक ही रेंडर बॉडी हो सकता है, तो और लेआउट बना रहे तो उसमें रेंडर बॉडी होना कंपलसरी भी है, एक ही होगा और वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेआउट बना दिए उसमें रेंडर बॉडी दिए नहीं, तो रेंडर बॉडी दिए ही नहीं तो लेआउट फिर लाके मर्ज कहां करेगा, प्लेस होल्डर ही नहीं रहेगा तो उसमें मर्ज ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेआउट जब भी बनाते हैं उसमें एक रेंडर बॉडी मेथड होना चाहिए। रेंडर बॉडी मेथड का काम क्या है, कोई एक प्लेस होल्डर होता है जो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि जहां पे रेंडर बॉडी होगा व्यू का कोड वहीं पे आके इंजेक्ट होगा या मर्ज होगा, और एक लेआउट के अंदर एक ही रेंडर बॉडी हो सकता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा रेंडर सेक्शन, ये क्या है भाई, तो पहला तो समझिए कि ये रेंडर बॉडी कंपलसरी है और एक हो सकता है, रेंडर सेक्शन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत है तो आप यूज करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं यूज करेंगे। ये क्या है, यूज टू डिफाइन स्पेसिफिक एरियाज वेयर चाइल्ड व्यू कैन पुश कंटेंट लाइक पेज स्पेसिफिक स्क्रिप्ट और CSS। ये क्या करता है कि आपके पेज में एक सेक्शन बनाता है, एरिया बनाता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, व्यू स्पेसिफिक जो स्टैटिक कंटेंट है जैसे जावास्क्रिप्ट का या CSS का कोई कोड को आप कहां डाल सकते हैं, आप उस लेआउट में डाल सकते हैं। देखो लेआउट जो बनाते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो भी तुम्हारा CSS का फाइल है या उसका जावास्क्रिप्ट का फाइल है, बूटस्ट्रैप का CDN है या और भी किसी तरह का CDN है, वो सारा हम लोग हेड सेक्शन में ऐड कर देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल या CSS का फाइल आप हेड सेक्शन में ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे तुम लोग के रिपीट करना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ध्यान से समझना। HTML लेआउट जब भी बनाते हैं तो एक HTML पेज जैसा होता है, तो उसके अंदर हेड सेक्शन भी होता है। हेड सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं, CSS फाइल को लिंक कर सकते हैं, या CSS का कोड या जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। तो लेआउट में जो भी CSS का फाइल लिंक किया जाएगा या जो कोड लिखा जाएगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल या तो लिंक किया जाएगा अगर एक्सटर्नल है तो, या तो कोड लिखा जाएगा। तो वो लेआउट में अगर लिख दिए तो अगर आप 10 व्यू है तो जब भी वो व्यू खुलेगा तो 10 पेज के साथ वो कोड क्लाइंट के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि लेआउट में तो कॉमन चीज है, तो जो कॉमन होगा वो सबके लिए है। जावा मान लो कोई CSS का तुम्हारा फाइल है जो 2 या 3 व्यू में यूज हो रहा है, बाकी व्यू में वो CSS का क्लासेस आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो व्यू में उसको डाल लिंक कर दिए हैं तो 10 पेज है तो 3 में भले ही यूज हो रहा है, लेकिन 10 पेज के साथ वो क्लाइंट के पास जाकर डाउनलोड होगा। आप लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी जब पेज HTML पेज डाउनलोड होता है तो उसके साथ उसका CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी लिंक फाइल है उसके अंदर किया वो भी डाउनलोड होगा। तो मान लो तुम्हारे पास 10 पेजेस है, व्यू है, और उसके अंदर तुम्हारा एक CSS का फाइल, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है, और CSS वाला फाइल हम लोग या उसके अंदर जो क्लासेस है वो 3 ही पेज में यूज किए, 3 ही व्यू में यूज किए, लेकिन क्योंकि वो लेआउट 10 पे अप्लाई है तो वो 10 के साथ क्लाइंट के पास डाउनलोड होगा, तो इससे तुम्हारा पेज क्या होता है, हैवी हो जाता है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि कुछ ऐसा CSS का कोड है या कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो किसी खास पेज के अंदर ही अप्लाई हो रहा है, सारे पेजेस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग लेआउट के अंदर क्या करते हैं, लेआउट के अंदर उसको ना लिखते हैं और ना लिंक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी ऐसा व्यू लेआउट के अंदर एक रेंडर सेक्शन नाम का हम लोग मेथड ऐड कर देते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरह का प्लेस होल्डर होता है जहां पे आपका CSS का कोड या फिर जावास्क्रिप्ट कोड आ सकता है, ठीक है। और जिस भी व्यू के अंदर, ये करके दिखाएंगे, जिस भी व्यू के अंदर आपको वो कोड पुश करना है तो उसमें हम पुश कर देंगे, जिस व्यू में नहीं उसको पुश नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा
लेआउट व्यू स्पेसिफिक सीएसएस या जावास्क्रिप्ट को हम लोग पुश कर सकते हैं, दिखाएंगे कोड से आगे। और हाँ, ये भी दो तरह का होता है जब इसको ऐड किया जाता है, तो एक तो यहाँ पे उसका नाम देना होता है कि किस नाम से ये सेक्शन बन रहा है, और दूसरा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू या रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स। अगर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दिए हैं, मतलब कि सारा व्यू जितना भी चाइल्ड व्यू होगा सब इसके लिए तुमको कोड भेजना ही भेजना पड़ेगा, मतलब सबके लिए कंपलसरी है। और अगर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर दिए तो इससे क्या होगा कि एक एरिया तो बन गया है रेंडर सेक्शन, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सारा व्यू इसके लिए वहां से क्या करेगा, इसके लिए वहां से कोई स्क्रिप्ट या सीएसएस भेजेगा ही भेजेगा। मन है तो भेजेगा, नहीं भेजेगा, मन है तो नहीं भेजेगा। तो ज्यादातर क्या होता है, ऑप्शनल ही बनता है। ज्यादातर क्या होता है, व्यू के अंदर ऑप्शनल बनता है। जैसे अगर इसके अंदर देखोगे, जो अभी हम जावास्क्रिप्ट ये सॉरी जो तुम्हारा विजुअल स्टूडियो खुद ही बना के दे रहा है शेड के अंदर लेआउट, इसमें देखना क्या है, यहाँ देखो है ना सेक्शन, लेकिन यहाँ पे भी देखो सेक्शन बना हुआ है जहां पे बोल रहा कोई स्क्रिप्ट आएगा, लेकिन रिक्वायर्ड क्या हुआ है, फॉल्स। तो जनरली फॉल्स ही होता है, क्योंकि देखो अगर हम ट्रू ही लिख रहे हैं तो ट्रू लिखने का मतलब कि सारे व्यू में वो कोड तुमको पुश करना ही है, तो जब हमको सारा पुश करना ही पड़ेगा तो हम डायरेक्टली ऊपर लिंक नहीं कर देंगे। कॉमन लॉजिक है ना, हम यहां कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमको ये तब करते हैं जब हमको पेज स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या पेज स्पेसिफिक हमको सीएसएस का कोड भेजना है, तो हम इसको ऑप्शनल रखेंगे, जहां जरूरत होगा वहां भेज देंगे, जहां जरूरत नहीं होगा वहां नहीं भेजेंगे। सिंपल सा है। देखते हैं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंडर बॉडी, रेंडर सेक्शन। लेआउट में इसका बहुत क्वेश्चन होता है, तो कोई पूछेगा कि रेंडर बॉडी क्या है, तो रेंडर बॉडी एक मेथड है जिसका यूज हम लोग कहां करते हैं, विच कैन बी यूज इन द लेआउट पेज, which is used in the layout page, and it is a placeholder where child view can inject their code। वहां पे क्या करता है, वो अपना चाइल्ड व्यू जो है वो अपना कोड को क्या करता है, इंजेक्ट करता है उसी प्लेस होल्डर जहां पे वो जगह है, वहीं पे उसका चाइल्ड व्यू का जो भी कोड है, जो भी तुम्हारा वहां पे कोड लिखा गया उसका जो आउटपुट है वो वहां पे आएगा। रेंडर सेक्शन क्या है, ये एक स्पेसिफिक एरिया बनाता है वेयर यू कैन पुश योर पेज स्पेसिफिक स्क्रिप्ट और सीएसएस, एंड इट कैन बी रिक्वायर्ड और ऑप्शनल विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर रिक्वायर्ड में ट्रू दिया गया है तो वो क्या है, वो तुम्हारा कंपलसरी रहेगा, और तुम्हारा रिक्वायर्ड रहेगा, और ऑप्शनल देने के लिए रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर देते। तो ये तुम्हारा मोटा मोटी की कंपोनेंट होता है जो बता दिए कहां बनेगा और कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज होती है। हाँ बोलो, कहां पे, कहां पे, इसके अंदर वो तो ऊपर में रहता है ना, वो नीचे का, ये रेंडर सेक्शन में नहीं है। एसपी एपेंड को देखना पड़ेगा, वो देख लेते ये बोल रहे हो ना, अच्छा इसको हमको देखना पड़ेगा, देख के बता देते, रुक जाओ एक मिनट, हम देख के बता देते, क्योंकि सारा कुछ तो हम लोग भी मशीन नहीं है ना कि एक एक चीज पता हो, कहीं कहीं हम लोग भी फंसते हैं। हम देख के बता देते, तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते। डाउट है तो हम क्लियर कर देंगे। होता क्या है कि हम लोग भी पढ़ाते हैं, अब ये क्वेश्चन हमसे पहली बार, देखो हम लोग के पास नॉलेज कहाँ से आता है, हम लोग के पास नॉलेज आता है स्टूडेंट से ही। एक एक चीज तो हम लोग भी कहीं पढ़ नहीं सकते हैं ना, कहीं कोई भी चीज अवेलेबल है। तो एक टीचर स्टूडेंट से ही सीखता है, उसके क्वेश्चन से। बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो टीचर को पता नहीं होता है, वो स्टूडेंट पूछता है तब उसके बारे में वो रिसर्च करता है, कहीं खोजता है, उसको पता चलता है। देखो इसमें क्या है, ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे रीजन है। ब्राउजर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है केचिंग का, ये समझते हो, केच, जो किसी भी चीज को टेम्पररली स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, टेम्पररली स्टोर। जैसे कभी भी कोई वेबसाइट खोलते हो तुम, तो हम क्या बताया कि जब वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो उस वेबसाइट में जितना भी सीएसएस फाइल है लिंक्ड होता है वो डाउनलोड होता है, जितना भी स्क्रिप्ट का फाइल है वो डाउनलोड होता है, ठीक है, जितना भी इमेजेस है वो भी डाउनलोड होता है। तो मान लो तुम कभी होम पेज खोले, कोई वेबसाइट खोले, उसका होम पेज खुला, अब होम पेज के अंदर कुछ सीएसएस का फाइल, कुछ जावास्क्रिप्ट का फाइल और कुछ इमेजेस था, वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। होता क्या है कि ये कैचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों होता है कि बार बार तुम्हारा बड़े डेटा को डाउनलोड ना करना पड़े। अब मान लो तुम वेबसाइट खोले, उसका सारा फाइल डाउनलोड हो गया, वो टेम्पररली कहां स्टोर हो जाता, तुम्हारे वेब ब्राउजर के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हो सकता है कि तुम उस वेबसाइट को बंद कर दिए या किसी दूसरे पेज पे मूव कर गए, फिर दोबारा उस पेज को खोलते हो। तो जब दोबारा उस पेज को खोलते हो तो दोबारा फिर हर चीज डाउनलोड नहीं होता है, पहले वो लोकल कैच में देखता है कि उसका क्या क्या चीज अवेलेबल है।
तो जो भी चीज लोकल कैच में अवेलेबल है वो लोकल से उठा के दिखा देता है, और जो चीज अवेलेबल नहीं होता है फिर उसको दोबारा डाउनलोड करता है। तो इसमें प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई CSS का फाइल आपका वेबसाइट का डाउनलोड हो गया, ठीक है, अब वो आपके मेमोरी में होना चाहिए कि कैच क्लियर होता है अपने आप, लेकिन कभी कभी वो क्लियर नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से। जैसे होता नहीं, तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स बना रहता है, तो टेम्पररी फाइल्स तो क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो नहीं डिलीट हो पाता किसी रीजन से, तो नहीं डिलीट हो पाया वाला तुम ब्राउजर बंद किए, तो एज पर द रूल ब्राउजर बंद किए तो कैच क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो कैच में मेमोरी में पड़ा हुआ रह जाता है। तो आज मतलब 2 दिन बाद तुम क्या किए, फिर वही वेबसाइट खोलोगे, 2 दिन बाद जो वेबसाइट खोलोगे वो URL को हिट करोगे, देखेगा अरे उसका तो कैच में हमारे पास CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो वो क्या करेगा वहां से उसको रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट और CSS के लिए, बोलेगा बाकी कंटेंट है तो दूर तो मेरे पास है, या कोई इमेज है तो बोलेगा मेरे पास तो इमेज हम यहीं से उठा के दिखा देंगे, तुमको वहां से भेजने का जरूरत नहीं है। अब सोचो कि 2 दिन के अंदर वहां पे CSS का फाइल में कोई चेंजेस हो गया, वेबसाइट अपडेट हुआ, जावास्क्रिप्ट में कोई चेंजेस हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि तुमको अभी भी ओल्डर वर्जन दिखेगा। क्या दिखेगा? ओल्डर वर्जन दिखेगा। तो उसी चीज से बचने के लिए यहां पे क्या होता है, ASP append वर्जन, मतलब जब भी तुम्हारा ये CSS का फाइल डाउनलोड होगा तो उसके साथ उसका वर्जन भी डाउनलोड हो जाएगा, और जब रिक्वेस्ट जाएगा यहां से तो वो पुराना जो उसके पास अवेलेबल है उसका वर्जन लेके जाएगा वहां पे और बताएगा कि मेरे पास ये वाला वर्जन है, तुम्हारे पास कोई दूसरा वर्जन है क्या? तो बोलेगा हाँ मेरे पास तो दूसरा वर्जन आ गया इसका, तो बोलेगा अच्छा ठीक है तो तुम हमको नया वाला दे दो। तो ये जो कैचिंग का प्रॉब्लम है कि तुम्हारा हमेशा वेबसाइट का जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है या CSS है वो हमेशा क्या रहे, अपडेटेड रहे, उसके लिए हम लोग यहां पे किसका यूज करते हैं, ASP append वर्जन का। ये ट्रू कर देने से फायदा क्या होता है कि जब भी हमारा वेबसाइट खुलेगा तो जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्क्रिप्ट है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ हमारा क्या है CSS है, वो हमारा कहां पे अवेलेबल रहे, वो हमारा क्लाइंट के पास अवेलेबल रहे। तो ये कैच के लिए कुछ हैशिंग का सिस्टम यूज होता है, तो वो हैश फॉर्म में वो वर्जन जाता है इंटरनली, वो इंटरनल प्रोसेस है, और फिर जब रिक्वेस्ट होता है तो वही हैश कोड जाता है और वो मैच करता है कि दोनों वहां पे सर्वर पे जो हैश कोड है यहाँ पे जो हैश कोड है वो मैच है, वो इंटरनल प्रोसेसिंग है। लेकिन मोटा मोटी यही समझो कि इसका काम यही है कि तुम्हारा अगर कैच में अगर कोई तुम्हारा वेबसाइट किसी डिवाइस पे पहले खुला है और वहां कैच पे पहले से CSS फाइल है, तो दोबारा जब रिक्वेस्ट होगा तो अगर किसी भी तरह का उसमें चेंजेस हुआ है तो चेंजेस वहां ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो, वो कैच से उठा के ना दिखा दे। समझ में आया? नहीं स्लो नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, ये एक तरह से हम लोग फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। देखो स्लो फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं कि मेरा जो करंट वर्जन है वेबसाइट का, यूजर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन दिखे, पुराना वर्जन ना दिखे। इसे भी एक प्रॉब्लम तुमको दिखाते हैं, शायद अभी है कि नहीं है, हम एक बार चेक करके देख रहे हैं। हाँ एकदम होगा। अगर मान लो तुम अगर कोई भी चीज चेंज करते हो तो चेंज करो तो लेआउट में चेंज किए, तो जब कोई क्लाइंट खोलता है कोई भी पेज को, ठीक है, तो वो पहले जाके सर्वर के पास चेक करता है कि मेरे पास अगर उसके पास कोई कुछ भी चीज कैच में है, बात समझो, तो पहले वो चेक करे कि मेरे पास जो कैच में है और आपके पास जो है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो वो वहां से वो कंटेंट को डाउनलोड नहीं करता, लोकल कैच से उठा के दिखा देता है, और अगर सेम नहीं है तो जो चीज सेम नहीं है वो फिर सर्वर से लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करता, पुराने वाले को रिप्लेस करता, तब उसको रेंडर करके ब्राउजर दिखाता है। तो तुम 10 बार चेंज करोगे तो 10 बार डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहां पे अभी हम दिखाए जो कि यहां पे जब बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा नीचे में क्या रहता है, ये तुम्हारा रेंडर सेक्शन रहता है। रेंडर सेक्शन जनरली नीचे हो सकता है, और रेंडर सेक्शन बहुत सारा हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये तुम्हारा रेंडर बॉडी एक ही होगा लेकिन रेंडर सेक्शन बहुत सारा हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसे हम 2 रेंडर सेक्शन रखना चाहते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्रिप्ट 1 नाम दे दिए और इसका नाम क्या दे दिए, स्क्रिप्ट 2। तो जब वहां से इंजेक्ट किया जाता है तो इंजेक्ट करते समय वहां पे तुमको बताना होता है कि स्क्रिप्ट 1 के लिए भेज रहे हैं कि स्क्रिप्ट 2 के लिए भेज रहे हैं। ये भी लोग पूछ देता है कि हाउ मेनी रेंडर सेक्शन यू कैन यूज इन अ लेआउट, तो वो क्या है, एज मेनी यू वांट, जितना तुम चाहते हो उतना वहां यूज कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो लिखा भी हुआ है। अच्छा सेटिंग अब तो बता देंगे आगे, आज इतना ही छोड़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए, मेरे पास टाइम था, और मोटा मोटी बता दिए कि लेआउट क्या है। एक मास्टर पेज है, जो भी कॉमन कंटेंट तुम रखना चाहते हो लेआउट में रखते हैं, और तुम्हारा व्यू अप्लाई करते हैं। हाँ इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या तुम एक से ज्यादा लेआउट पेज बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हो सकता है ना कि तुम्हारा 4-5 पेज है उसका कोई और लेआउट रखना चाहते हो, 4-5 पेज है उसका कोई और लेआउट रखना चाहते हो, तो यहाँ लेआउट तुम जितना चाहो उतना बना सकते हो। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके देखने के लिए। और उसके बाद रेंडर बॉडी, रेंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लेआउट से क्वेश्चन होता तो ज्यादातर लोग इसी से क्वेश्चन करता है। बाकी हम लोग अब देखेंगे कल
ये सेटिंग अप लेआउट हायर की, फिर प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और कुछ एडवांस लॉजिक भी होता है। ये छोटा छोटा चीज़ है, ये ज़्यादा नहीं है। कल हम लोग का लेआउट खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग वो जो पूछ रहा था कि कैरोसेल वगैरह कैसे बनता है, नैप बार को कैसे एडिट करते हैं, तो वो सारा कुछ हम कल करके दिखाएंगे। आज इतना ही, चलो मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।